नमस्कार प्यारे भाइयों। निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को, जो कि प्रश्नों के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कवर करेंगे। ये जो सीरीज हमारा चला है ये ड्रीम 11 नाम से सीरीज है, करेक्ट। और हम ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ये चाहे स्टूडेंट ITI कर रहा हो अभी या फिर ITI कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, तो आप लोग बता दीजिए वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना, सब ठीक ठाक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चनों का सीरीज है, यह जो क्वेश्चन है ये निम्नी लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, ये सब विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं से आए हुए पेपरों का क्वेश्चन है, जैसे इसरो, DMRC, DRDO, इन सभी से आया हुआ प्रश्न है, करेक्ट। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जो कि विद्युत कार्य के लिए औजार चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। इसका पार्ट नंबर 1 और 2 को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किए हैं। आज पार्ट नंबर 3 की बारी है, तो इस सेशन के माध्यम से पार्ट नंबर 3 को कवर करेंगे, करेक्ट। हमने इस विद्युत के लिए औजार यूनिट से टोटल 40 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं। हमारा हर एक सीरीज़ 20 प्रश्नों का होता है और हम लोग हर एक सीरीज़ में 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल से सॉल्व करते हैं। हम कम क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते हैं, बट हम जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमारा आराम से रहता है, हम आराम से समझ के करते हैं, करेक्ट। तो चलिए, और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चनों के सिलसिला को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, फिलर गेज का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। आपको बताना है कि ये जो फिलर गेज होता है, गेज कई प्रकार के होते हैं, करेक्ट। तो उसमें से एक फिलर गेज है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, 2 मैट्रिक्स पुर्जों के बीच की गैप को जांचने के लिए। बिल्कुल, जहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स यानी कि 2 पुर्जे होंगे, उन पुर्जों को हमें कनेक्ट करना है, करेक्ट। ये है हमारा 2 पुर्जा, इनको हमें आपस में जोड़ना है। इनके बीच की गैप कितना है, इस गैप को मापने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। 2 मैट्रिक्स पुर्जों के बीच की गैप को जांचने के लिए, और जॉब के व्यास जांचने के लिए नहीं, समकोण जांचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर का। और इस ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम गुनिया भी होता है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि टैनन 100 यानी कि आरी के दांत घिस गए हो तो उसे पैनी करने के लिए किया जाता है। हमारे पास आरी होता है, आरी तो सब कोई समझते हैं ना। तो वो उसके जो दांत होते हैं, वो दांत तो होते हैं 100 टूथ दांत। 100 से पता चल रहा है ना, 100 टैनन 100 हैक्सो। तो ये इसके जो 100 होते हैं, आरी के दांत होते हैं 100 टूथ, 100 टूथ दांत होते हैं। ये दांत घिस चुके हैं, कार्य करने के दौरान ये दांत घिस चुके हैं। उसे पैनी करने के लिए यानी कि उसमें धार लगाने के लिए हम किस प्रकार के फाइल का प्रयोग करेंगे। त्रिभुजाकार फाइल से रगड़ना चाहिए कि दांतों को टेम्पर करना चाहिए, दांतों को गर्म, दांतों को ठंडा। बिल्कुल, हमें ठंडा गर्म थोड़ी करना है, हमें तो इसमें पैनी लगाना है, यानी कि इसको यूँ कह सकते हैं कि इस पे धार लगाना है। तो धार लगाने के लिए हमें त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग करते हैं। अब त्रिभुजाकार फाइल देखिए, ये जो हमारा टैनन 100 यानी कि आरी होता है, वो आरी का जो दांत होता है इस तरह का होता है। तो इसमें जो त्रिभुज आकार का जो फाइल होता है, इस तरह का जो फाइल होता है, यही फाइल इन दांतों के अंदर एडजस्ट हो सकता है, करेक्ट। बाकी दूसरी फाइल इन दांतों के अंदर एडजस्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए हम त्रिभुजाकार फाइल को ही काम में लेते हैं इसको धार लगाने के लिए। ओके, चलिए, और ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, रेक एक दस्ती औजार है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। दस्ती औजार का मतलब समझते हैं। दस्ती औजार उसको बोलते हैं जिस औजारों को हाथ से पकड़ के कार्य किया जाता है, वो दस्ती औजार होता है। जैसे हो गया आपका स्टील पैमाना और रेती, ट्राई स्क्वायर, हथौड़ा, प्लायर, पेचकस, रिंच और वायर गेज, स्निप, वायर स्ट्रिपर, ये जितने भी है ना, तो ये हमारे दस्ती औजार कहलाएंगे, करेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है रेक एक दस्ती औजार है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, नट बोल्ट कसने के रूप में,
महीन कड़ों के रूप में, इंडोर झाड़ू के रूप में, आउटडोर झाड़ू के रूप में। यानी कि हमें ये एक दस्ती औजार के पूछ रहा है, तो इसमें से तो नट बोल्ट कसने और महीन कड़ों को पकड़ने के लिए दस्ती औजार का प्रयोग हम नहीं करेंगे, करेक्ट। बट हम यहाँ पे प्रयोग किसका करेंगे, इंडोर झाड़ू के रूप में या आउटडोर झाड़ू के रूप में। झाड़ू को हाथ से पकड़ा जाता है, तो हम आउटडोर झाड़ू के रूप में रेक का प्रयोग करेंगे। देखिए रेक एक और भी होता है, एक होता है रेक, एक होता है रैक, ठीक है। तो ये जो रैक होता है, तो रैक में तो हम किसी भी मटेरियल को रखते हैं, किसी सामग्री को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ये रेक अलग चीज़ है, वो रैक और रेक में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रैक एक दस्ती औजार है, लेकिन रैक जो होता है वो एक वस्तुओं को रखने के लिए एक खाने बने होते हैं उसमें, वो होता है रैक। ये पूछा है हमसे रेक के बारे में, यानी कि ये इलेक्ट्रीशियन का उपयोग करने वाला एक औजार है, दस्ती औजार, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है। देखिए स्टील तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है HCS, दूसरा होता है HSS। इसमें से H होता है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, करेक्ट। जब आपसे पूछा जाए हाई कार्बन स्टील के बारे में, तो हाई कार्बन स्टील में यदि कार्बन की मात्रा पूछेगा तो 1.5 से 2.1%, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछेगा हाई स्पीड कार्बन के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 0.75 से 1%। इसमें होता क्या है कि कोई भी पदार्थ उसमें कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उसकी कठोरता उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, करेक्ट। यदि हमें कठोरता बढ़ाना है तो हमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कार्बन स्टील का हो गया, ये हाई स्पीड स्टील। हमसे पूछा क्या गया है हाई स्पीड स्टील के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो है। यदि हमसे पूछ लेता हाई कार्बन स्टील के बारे में, तो ऑप्शन उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो मैं आपको एडवांस में बताया हूँ, ठीक है। चलिए और ये जो हाई स्पीड स्टील होता है, इसको रेती बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। क्या, रेती, जिसको हम लोग फाइल बोलते हैं। तो फाइल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फाइल एक ऐसे धातु से बनाया जाना चाहिए कि अगर हम उसका प्रयोग किसी दूसरे धातु को घिसने के लिए प्रयोग में लें, तो फाइल खुद ना घिसकर दूसरे धातु को घिस सके, इतना हार्डनेस होना चाहिए फाइल हमारा। तो फाइल का प्रयोग भी हम हाई स्पीड स्टील से ही बनाते हैं, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर 45। देखिए आप सभी लोग प्रश्न को बिल्कुल, एक चिड़िया होता है ना बाज, जिसका नाम है, बाज की नज़र से देखिए, क्योंकि बाज इतना ऊपर होने के बावजूद भी अपने शिकारी को देख लेता है और उसे अपने पंजों से दबोच लेता है। आप सभी लोग इस प्रश्नों को इतना गहरी नज़र से देखिए कि इन प्रश्नों के नस नस को समझ लीजिए, करेक्ट। जब आप इन प्रश्नों के हर एक पॉइंट को समझ लेंगे तो आंसर देने में कहीं मिस्टेक हो ही नहीं सकता आपसे, ओके, ठीक है। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन बताइए। इस 45 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस हैमर, हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है। हम सभी ऑप्शन को इसमें देखेंगे। मैलेट ये लकड़ी का बना होता है, ये पतली चद्दरों को सीधा करने में, इसका प्रयोग किया जाता है मैलेट का, ओके। और बाल पिन हथौड़ा, एक होता है बाल पिन, क्रॉस पिन और स्लेज हथौड़ा। तो इसमें हमारा 45 में आंसर तो बाल पिन हथौड़ा हो जाएगा। मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ बाल पिन हथौड़े का। इस तरह से ये हथौड़ा होता है और ये वाला जो पार्ट होता है ये बिल्कुल बॉल की तरह होता है, गेंद के जैसे, इस तरह से। और ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका फेस कट होता है। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फेस कट। ये यहाँ पे इसका एक हैंडल लगा होता है ऐसे, इस हैंडल को पकड़ के हम काम में लेते हैं इसको। ये जो हो गया ये बॉल हो गया, क्या हो गया, बॉल पिन। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ये फेस कट होता है, इसका फेस। ये हमारा हैंडल हो गया। और ये जो चारों पार्ट्स हैं 1 2
3 और 4th, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, ये चारों इसके कौन से पार्ट कहलाएंगे, ये इसके नेक यानी कि गर्दन है इसका, करेक्ट। यहाँ पे एक और पोर्शन बना होता है इस तरह से, ठीक है, और इसको बोला जाता है चिक। तो ये देखिए, ये बॉल पिन हथौड़ा का चित्र है। इसका जो एक पिन होता है ये बॉल की तरह होता है, इसलिए इसका हम उपयोग किए जाते हैं धात्विक कार्यों में, ठीक है। जहाँ पे मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, लकड़ी में एक कील लगा हुआ है, उस कील को हमें उस लकड़ी में लगे हुए कील को हमें ठोकना है, तो हमें ऐसे हथौड़े का प्रयोग ज़रूरत पड़ेगी जो कि केवल कील पे पड़े, ठीक है, वो लकड़ी की सतह पे ना पड़े। तो हम यहाँ पे बॉल पिन हथौड़े का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन बड़ा होता है ना, ये पोर्शन केवल और केवल उस पिन पे पड़ेगा, लकड़ी पे नहीं पड़ेगा। यदि लकड़ी पे पड़ता है तो लकड़ी ख़राब हो सकता है, लकड़ी टूट सकता है, इसके वजह से हम बॉल पिन का प्रयोग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो बॉल पिन का हो जाएगा। बॉल पिन हथौड़ा का उपयोग हम धात्विक कार्यों के लिए करते हैं। अब बात आती है क्रॉस पिन की। क्रॉस पिन भी बॉल पिन हथौड़ा के जैसी होती है, बट इसका जो ये पोर्शन होते हैं ना, ये क्रॉस हो जाता है, इस तरह से क्रॉस कट होता है। तो ये होता है क्रॉस पिन हथौड़ा। और इसका प्रयोग करेंगे धात्विक चद्दरों को सही करने में, यानी कि कोई एक धात्विक चद्दर है, उसमें हम एक नाली बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, तो वहाँ पे हम बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग करेंगे। और स्लेज हथौड़ा का उपयोग करते हैं फोर्जिंग कार्यों के लिए, और इसका वेट कम से कम 1 kg से अधिक होता है। आप बस ये ध्यान रखना कि 1 kg से अधिक वेट वाले हथौड़े का प्रयोग हमेशा फोर्जिंग कार्यों के लिए ही किया जाता है, करेक्ट। हमेशा, मेरे कहने का मतलब हमेशा नहीं, जहाँ पे फोर्जिंग काम करना होगा वहाँ पर 1 kg वाले हथौड़े का ही प्रयोग करेंगे, ओके। बाकी तो कार्यों के हिसाब से हम हथौड़ा प्रयोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े हथौड़ा होते हैं, करेक्ट। चलिए, ऑप्शन नंबर 45 का बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हैमर का प्रयोग सीधा करने, ठोकने, इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है, बताइए। किस कार्य के लिए? बॉल पिन हथौड़ा, आर पार हथौड़ा। ये आर पार हथौड़ा ना क्रॉस पिन हथौड़ा है, क्रॉस हथौड़ा, ओके। क्ला हथौड़ा, मैलेट का उपयोग तो आप सभी जानते हैं। कोई एक लकड़ी है, पतली चद्दर है, उस चद्दरों को हमें सीधा करने के लिए, चद्दरों को मोड़ने के लिए हम मैलेट का उपयोग करते हैं, और ये मैलेट बना होता है लकड़ी का। हम बॉल पिन हथौड़ा को देखते हैं। ये बॉल पिन हथौड़ा धात्विक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, करेक्ट, धात्विक कार्यों हेतु। और क्रॉस पिन हथौड़ा का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये धात्विक कार्यों में ही किया जाता है। धातु की कोई चद्दर बनी है, उसमें नाली बनाने के लिए, धात्विक चद्दरों में नाली बनाने हेतु क्रॉस पिन हथौड़े का उपयोग करेंगे। और ये जो हमारा क्ला हथौड़ा है, ये क्ला हथौड़ा का उपयोग ज़्यादातर बढ़ई कार्यों के लिए किया जाता है। जो बढ़ई समझते हैं ना आप, उनका काम है बढ़ई कार्य हेतु क्ला हथौड़े का उपयोग किया जाता है। और मैलेट का प्रयोग तो मैंने बता दिया, ये लकड़ी का बना होता है, और पतली चद्दरों को, पतली सीटों को मोड़ने के लिए, उनको सीधा करने के लिए हम मैलेट का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सीधा करने के लिए चद्दरों को, और चद्दरों को ठोकने के लिए भी इनका कार्य करते हैं, करेक्ट। चलिए, 47 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मेटल कटिंग आरी, यानी कि मेटल कटिंग आरी, यहीं से आप समझ जाइए कि कोई मेटल है, उसको हमें आरी से कटिंग करना है, तो उस आरी की मोटाई कितनी होनी चाहिए? मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये जो आरी होता है, हैक्सॉ जिसको बोलते हैं आरी, ये आरी जिस चद्दर की बनी होती है, उस चद्दर की मोटाई के बारे में हमसे पूछ रहा है कि जो चद्दर है, उस चद्दर की मोटाई कितना होना चाहिए। तो इस चद्दर का मोटाई होना चाहिए 1.27 mm से 2.54 mm होना चाहिए, करेक्ट। ये जो चद्दर, मान लीजिए कि इसकी मोटाई पूछ रहा है, ये चद्दर है, इस चद्दर से बना हुआ है आपका हेक्साब्लेड, तो इसकी मोटाई पूछ रहा है हमसे 1.27 से 2.25 mm,
ओके, चलिए देखिए, अभी यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है और यह एग्ज़ाम तकरीबन जनवरी से फरवरी के बीच में होगा, करेक्ट। तो इस यदि जनवरी और फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होता है, जैसे ही हमें कोई नोटिफिकेशन मिलता है एडमिट कार्ड जारी होने का, तो वैसे ही हम एक यूपीपीसीएल TG2 के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यूपीपीसीएल TG2 को कैसे क्रैक करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 48 को। ऑप्शन नंबर 48 है हथौड़ा है। हथौड़ा क्या है ये आपको बताना है कि हथौड़ा क्या होता है। बल है, एक पावर एनर्जी है, या ए और बी दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हथौड़ा क्या है। हथौड़ा एक बल का काम करता है। किसका? बल का काम का, बल का कार्य करता है। अब इसमें से देखिए क्या होता है कि ये जो हथौड़ा है, मान लीजिए कि हमें कोई कील ठोकना है। एक दीवार है, ये मेरा एक दीवार है, इस दीवार में मुझे कील ठोकना है। तो इस कील को ठोकने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? हथौड़े का प्रयोग करूंगा। हथौड़ा क्या लगाएगा? इस कील पे बल लगाएगा, यहाँ पे बल लगाएगा। यदि मैं इसी कील को हाथों से अपने ठोकता हूँ तो क्या इस दीवार में घुस पाएगा? ये अंदर चला जाएगा? आप कहेंगे कि बिल्कुल ये अंदर नहीं जा सकता। यदि इसी कील को मैं हथौड़े से ठोकता हूँ तो क्या होता है? ये हथौड़ा मेरे हाथों के बल को बढ़ा देता है, और जब जहाँ पे बल लगता है अधिक, वहाँ पे कार्य होता है, वहाँ पे कार्य संपन्न होता है। तो हथौड़े का प्रयोग कहाँ करते हैं? बल लगाने के लिए। हमें कोई भी कील हो, किसी दीवार में, किसी लकड़ी में, यदि हमें उसको अंदर डालना हो तो हम हथौड़े का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए, पावर एनर्जी ऐसा कोई मामला तो है नहीं। चलिए, 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से फाइल केवल अर्धगोलाकार होती है। ऐसी कौन सी फाइल है जो अर्धगोलाकार होती है? सपाट रेती, डबल कट रेती, सिंगल कट रेती, रास्प कट रेती। ये जितने भी रेती दिया हुआ है ना, ये तो कटिंग के आधार पे रेती है। ये दोनों किसके आधार पे हैं? कटिंग के आधार पे। सिंगल कट, डबल कट, ठीक है, ये कटिंग के आधार पे है। ये रास्प कट भी कटिंग का ही प्रकार है। ओके, तो इसमें से जो डबल कट होती है और सिंगल कट होती है, ये तो कटिंग के हिसाब से, जैसे कि ये इसका लाइन बना हुआ, ठीक है, ये लाइन क्या है? एक कट है। यदि सिंगल कट है तो ये इसी तरह का लाइन होगा, और यदि डबल कट का होगा तो इसी को एक और कट लगा देंगे। करेक्ट, ये हो गया हमारा डबल कट। तो इसका प्रयोग तो हम करते नहीं। ये तो अर्धगोलाकार होता नहीं। इसका आकार दिख रहा है ना आपको, ये अर्धगोलाकार का है, ये चतुर्भुज आकार का है। हमसे पूछा है अर्धगोलाकार का। करेक्ट, तो अर्धगोलाकार कौन सा होता है? इसका सही जवाब होगा सपाट रेती, सॉरी, रास्पकट रेती होगा, सपाट रेती नहीं, रास्पकट रेती। ओके, इसमें होता क्या है? इसमें उभरे हुए दांत होते हैं, इस तरह से उभरे हुए दांत होते हैं, और इसका प्रयोग हम लकड़ी, शीशा, यहाँ पे इनको समतल करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, तो उस लकड़ी का जो सपाट है इस तरह से है, हमें इसको ऐसे प्लेन बनाना है, तो हम इसको रफ करेंगे, इसको घिसेंगे। तो घिसने के लिए हम सपाट रेती का प्रयोग करेंगे, और ये रेती इसको सपाट बना देगा, समतल बना देगा, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो लकड़ी हो। ठीक है, तो ये होता है सपाट रेती का, सॉरी, रास्पकट रेती के बारे में मैं बता रहा हूँ। और सपाट रेती तो सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है, सामान्य कार्यों के लिए। जैसे कि आप वायरिंग के लिए बोर्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे भी यदि आपको घिसना होता है, उस बोर्ड को समतल बनाना होता है, तो वहाँ पे सपाट रेती काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य कार्यों के लिए सपाट रेती काम में लिया जाता है। और रास्पकट रेती का बता दिया मैंने। हमसे पूछा है अर्धगोलाकार किसका होता है, आकार पूछा हुआ है, तो ये रास्पकट रेती का आकार अर्धगोलाकार होता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 50। सुम्बी का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? अच्छा, ये सुम्बी क्या होता है? सुम्बी को हम लोग ब्रॉडल नाम से भी जानते हैं, ब्रॉडल, और इस सुम्बी को पोकर भी बोला जाता है। करेक्ट, तो इसके 3 नाम हैं, एक तो सुम्बी हो गया, दूसरा ब्रॉडल, और तीसरा पोकर। इसका काम किया जाता है, ये लोहार खानों में सबसे ज़्यादा होता है।
मान लीजिए कि जैसे लकड़ियों का दरवाज़ा बनाया जाता है, तो लकड़ी के दरवाजे में जहाँ पे दो पार्ट को जोड़ना होता है, तो दो पार्ट को जोड़ने के लिए हमें एक पेंच की ज़रूरत होगी, एक स्क्रू की ज़रूरत होगी। तो हम कार्य कर रहे हैं लकड़ी का, तो स्क्रू भी हमारा लकड़ी का ही होगा, करेक्ट। तो वहाँ पे उस पेंच को उस लकड़ी के अंदर डालने के लिए हम एक होल बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं सुम्बी का, करेक्ट। तो लकड़ी में पेंच लगाने से पहले होल करने के लिए हम सुम्बी का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। पाइप को कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग नहीं, पाइप को कटिंग करने के लिए हम सुम्बी का प्रयोग नहीं करते। नट बोल्ट को खोलने कसने के लिए तो रैचिड ब्रेस का प्रयोग होता है, रैचिड ब्रेस। इससे हम नट को खोलेंगे, नट को कसेंगे। और भी स्पैनर होते हैं, उससे भी नट बोल्ट को कसा खोला जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही, लकड़ी में पेंच लगाने से पहले होल करने के लिए। ये जो सुम्बी होता है, ये ज़्यादातर लोहार खानों में उपयोग किया जाने वाला दस्ती औजार है ये भी, आप इस चीज़ को ध्यान देना। वैसे इलेक्ट्रीशियन वाले तो इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, बट दिया हुआ है हमारे सिलेबस में है, एग्ज़ाम के सिलेबस में है, ये आता है क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर 52, 51 ऑप्शन क्वेश्चन ही नहीं है, क्या हो गया? चलिए, कोई बात नहीं। ग्राइंडिंग द्वारा बिट्स को दोबारा पैनी किया जा सकता है, किसके द्वारा? ग्राइंडिंग द्वारा बिट्स को दोबारा पैनी किया जा सकता है। ये जो बिट्स होते हैं, इन बिट्स को दोबारा पैनी करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फ्लूइड्स का या फिर फाइल का टेल रिफिल, किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें देखिए, ये फ्लूट से यानी होता है, ओहो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 51, और इसका जो ये ऑप्शन दे रखा है, ये 52 का ऑप्शन दे दिया है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। चलिए, इसका जब देखिए, इसका जवाब ये नहीं होगा, इसका जवाब होगा बांसुरी। बांसुरी का प्रयोग किया जाता है बिट्स को दोबारा पैनी करने के लिए। ओके, ये फाइल, रेती, कट, ये सब नहीं है, करेक्ट। इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया? चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी का हैमर मैलेट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, चादर को सीधा करने के लिए, और पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए हम वॉइस का प्रयोग करते हैं। और वॉइस 2 प्रकार का होता है, वॉइस 6 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे वॉइस होते हैं, और उनके प्रकार के हिसाब से उनका कार्य है। ऑप्शन है हमारा पेचकस। तो चलिए, पेचकस के बारे में भी जान लेते हैं। पेचकस को बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर। ओके, पेचकस को क्या बोलते हैं हम? स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। स्क्रू ड्राइवर, ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं, करेक्ट, 6 प्रकार के। अब चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। पहला होता है हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। और ऑफसेट, मैं आपको बोल देता हूँ, बस आप देख लो, लिख लो। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, मानक स्क्रू ड्राइवर, मैग्नीज, और कौन कौन सा होता है? कारपेंटर, रैचिड, वॉच मेकर। चलिए लिख ही देता हूँ, वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर, और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर हो गया। तीसरा होता है मानक स्क्रू ड्राइवर, और चौथा हो गया हमारा कारपेंटर स्क्रू ड्राइवर, और पांचवा रैचिड स्क्रू ड्राइवर,
स्क्रू ड्राइवर, और कौन सा ऑफसेट, हाँ एक ऑफसेट भी होता है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो ये सभी इस स्क्रू ड्राइवर का नाम है। ओके, स्क्रू ड्राइवर टोटल 6 प्रकार के हो गए। तो ये कार्य के हिसाब से हम इसको उपयोग में लेते हैं। फिलिप्स, वॉच मेकर, मानक स्क्रू, कारपेंटर, रैचिड स्क्रू ड्राइवर और ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ये सभी पेचकस के नाम हैं। ये क्या है? सभी पेचकस के नाम, करेक्ट। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, लकड़ी का हैमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लकड़ी के हैमर का उपयोग ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कहाँ किया जाता है? चादर को सीधा करने के लिए, चादर को ठोकने के लिए। बट ध्यान रहे कि चादर हमारी पतली सीट होनी चाहिए, पतली चादर होनी चाहिए, उसी को हैमर मैलेट से काम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप लोग हर एक प्रश्न का इतना डिटेल से जानने की इच्छुक रखते होंगे, आप सोचते होंगे कि हम हर एक प्रश्न का फुल डिटेल के साथ स्टडी करें, तो आप अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी आपको यूनिट कंप्लीट कराने वाला हूं, हर एक यूनिट का मैं फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। इसीलिए मैं अपना जो ये क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आया हूं, इन सीरीज में केवल 20 क्वेश्चन को ही सॉल्व कराता हूं, ताकि मैं आपको फुल डिटेल्स दे सकूँ। करेक्ट, क्वेश्चन तो मैं 40-50 क्वेश्चन भी एक सीरीज में कंप्लीट करा सकता हूँ, बट मुझे ऐसा करना नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ओके, तो हम सीख तभी सकते हैं जब हम उसके बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे, अन्यथा हम सीख नहीं सकते। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 54 है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप और धातु के पाइप, पीवीसी के पाइप और धातु के पाइप की कटिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हैक्सॉ ब्लेड, कैंची, हैमर, पोकर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैक्सॉ ब्लेड। मैंने हैक्सॉ ब्लेड के बारे में कुछ बताया था कि इसका जो ब्लेड होता है ये 100 टूथ प्रकार का होता है ऐसे, और इसमें इसको पैनी करने के लिए हम त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग करते हैं। ये तो हैक्सा ब्लेड हो गया। कैंची, ये देखिए कैंची तो दर्जियों के पास होती है, वो कपड़े काटने का उपयोग करते हैं, और नाई के पास होती है जो बाल काटने का उपयोग करते हैं, बट अपने इस इलेक्ट्रीशियन वाले भी इसको यूज करते हैं कैंची का उपयोग। जैसे इंसुलेशन की कटिंग करना है, वहाँ पे कैंची हम काम में ले लेते हैं। ओके, और ये जो हमारा हैमर है ऑप्शन नंबर 3, हैमर का प्रयोग हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं कील को ठोकने के लिए, कील को निकालने के लिए। तो इनका कार्य भी प्रकार के हिसाब से, हैमर के प्रकार के हिसाब से इसका अनेक कार्य हैं। ओके, और पोकर का नाम तो मैंने बता दिया था, इसका नाम सुम्बी होता है और ब्रोडल। तो ये सुम्बी और ब्रोडल तो इसका दूसरा तीसरा नाम हो गया, और इसका उपयोग करते हैं लकड़ी में छोटे छिद्र को बनाने के लिए। ओके, लकड़ी में छोटे छिद्र को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ओके, चलिए और देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन। 1 मिनट, ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हथौड़े का चयन किया जाता है, ये जो हम हथौड़ा का सिलेक्ट करते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के हम हथौड़े का सिलेक्शन करते हैं, इसका चयन करते हैं? फ्रेम का आकार को देख के, बिल्कुल फ्रेम का आकार से हमें ये डिफाइन हो रहा है कि ये जो हथौड़े का आकार है वो बॉल पिन है कि क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है या क्ला हथौड़ा है, किस टाइप का हथौड़ा है, कील को निकालने वाला, कील को ठोकने वाला। तो ये हो गया फ्रेम का आकार। और हथौड़े का भार, एक इलेक्ट्रीशियन समथिंग 500 ग्राम से लेके 1 kg तक के हथौड़े का प्रयोग ज़्यादातर करता है एक इलेक्ट्रीशियन। वैसे तो हथौड़ा हमारे बहुत भारी है, बहुत हैवी होते हैं, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो इलेक्ट्रीशियन ज़्यादातर 500 से लेके 1 kg तक के हथौड़े का उपयोग करते हैं। तो हमें हथौड़े के भार को भी ध्यान में रखना होता है, हथौड़े की लंबाई नहीं, हथौड़े की लंबाई कितना है कितना नहीं, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथौड़े का चयन हम फ्रेम का आकार को भी देख के करेंगे और हथौड़े का चयन इसका भार को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे।
ओके, हमें छोटी सी कील ठोकना है तो हम 5 केजी हथौड़े को उपयोग में नहीं लेंगे, इसलिए हमें हथौड़े के भार को देखना होता है, हथौड़े के भार को देखते हुए सिलेक्शन करते हैं। ओके, चलिए, लड़कियों पर छोटे चित्र सॉरी लकड़ियों पर छोटे चित्र बनाने के लिए, अब लड़कियों पे चित्र थोड़ी बनेगा, लड़कियों का चित्र बन सकता है, लड़कियों पर चित्र नहीं बन सकता। ओके, मिस्टेक हो गया। लकड़ियों पर छोटे चित्र बनाने के लिए किस ड्रिल उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रॉडवेल, रैचिड ब्रेस, फाइल और पोकर। पोकर के बारे में तो मैं बहुत आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ, फाइल के बारे में भी बहुत बताया। रैचिड ब्रेस, ये जो रैचिड ब्रेस होता है ये नट बोल्ट को कसने के लिए ये दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है, ये जो रैचिड ब्रेस होता है। ओके, हम इसका प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं कि नट बोल्ट को कसने के लिए हम स्पैनर वगैरह का प्रयोग करते हैं। स्पैनर में क्या होता है कि हम एक साइड से ही उसको घुमा सकते हैं। यदि हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है नट को, तो हमें पहले स्पैनर को बाहर निकालना होगा, करेक्ट। लेकिन रैचिड ब्रेस में ऐसे नहीं होता। रैचिड ब्रेस को हम चाबी भी बोलते हैं, तो चाबी की डायरेक्शन को चेंज कर करके हम इसको दोनों साइड से उसी से खोल भी सकते हैं, उसी से टाइट भी कर सकते हैं। ये होता है रैचिड ब्रेस। और ब्रॉडवेल, ब्रेड वॉल, बिल्कुल लकड़ियों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए नहीं, छिद्र बनाने के लिए ड्रिल उपकरण का प्रयोग ब्रॉडवेल का किया जाता है। अब देखिए ब्रॉडवेल क्या होता है। ब्रॉडवेल का आकार कुछ ऐसा होता है, इस तरह का आकार होता है, और यहाँ पे इसका स्क्रू टाइप का बना होता है। ये ज़्यादातर लोहार खानों में उपयोग किया जाने वाला दस्ती औजार है। आप या इस पार्ट को पकड़ के, ये पार्ट आपका लकड़ी में होना चाहिए। अब इसको आप घुमाओगे, राउंडिकल घुमाओगे ऐसे, तो ये एक पतला सा छिद्र बना देगा ये लकड़ियों में। तो पतला छिद्र बनाने के लिए ब्रॉडवेल। अब बड़ा छिद्र बनाने के लिए हम हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, हैंड ड्रिल मशीन का। ओके, ये जो हैंड ड्रिल मशीन होता है, इस हैंड ड्रिल मशीन से हम तरह तरह के छिद्र बना सकते हैं, क्योंकि इनमें जो बिट लगा होता है उन बिट को हम चेंज करके, बिट का आकार को चेंज करके, उनके साइज को चेंज कर करके हम अनेक अनेक प्रकार के छिद्र कर सकते हैं। जैसे बिट होता है 3.2, 4.2, 5.2, इस प्रकार का ये बिट का साइज होता है। ओके, हैंडल मशीन में लगने वाला बिट का साइज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ब्रॉडवेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अब 75 नंबर को देखिए। चलिए थोड़ा स्पीड से करते हैं, क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, चलिए, एक का मान मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है? एक का मान, ओके, एक का मान, 1 इंच का मान हमसे क्या पूछा है? 1 इंच का मान। 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर होता है 25.4 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में तो दे रखा है हमारा मिलीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 mm। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 mm। तो हमें mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सॉरी, ये नहीं होगा। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ओके, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 2.45 सेंटीमीटर होता है। अब हमें इस 2.45 सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2.45 से हम 100 का डिवाइड कर देंगे। इस पॉइंट को जब काटेंगे तो हमारा 1 0 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25.4 mm। ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। 1 इंच का मान मीट्रिक प्रणाली में, यदि ब्रिटिश प्रणाली में पूछता तो मान 25.4 mm नहीं होता, बट हमें मीट्रिक में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर 58 बताइए, 58 में क्या होगा सही आंसर? वायर के इंसुलेशन यानी कि कुचालक को सामान्यतः किस इलेक्ट्रिशियन उपकरण द्वारा हटाया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिशियन करता है और इंसुलेशन को हटाने के लिए काम में लेता है? वायर स्ट्रिपर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, स्ट्रिपर। स्ट्रिपर का मतलब ही होता है छीलना।
इंसुलेशन को छीलना। ओके, सेंटर पंच क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि एक लकड़ी है, इस लकड़ी में हमें एक यहीं पे होल करना है हैंड ड्रिल मशीन के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें होल करना है, तो हैंड ड्रिल मशीन का जो बिट होता है वो करेक्ट यहीं पे आके रुके, ठीक है, यहीं पे होल करे, ना कि इसके अगल ना ही इसके बगल। तो उसके लिए हमें पहले एक सेंटर पंच लगाना होता है। सेंटर का मतलब होता है मध्य, पंच का मतलब होता है मार्क। तो हम एक यहाँ पे मार्क लगाते हैं, इसके बाद हैंड ड्रिल मशीन के बिट को यहीं पे ले आके रखते हैं और हैंडल मशीन को चालू कर देते हैं। करेक्ट, तो सेंटर पंच का उपयोग ये हो गया। ब्रॉडल, ब्रॉडल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रॉडवेल, जो मैंने आपको बताया था ब्रॉडवेल वही है ब्रॉडल, तो उसका उपयोग छोटे छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। बर्मा, इसके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बर्मा होता है ना, ये हैंडल मशीन का ही नाम है। ओके, चलिए 59 क्वेश्चनों को देखिए आप लोग और इसका जवाब दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को निकालने के लिए किस औजार का उपयोग सामान्यतः किया जाता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही अच्छे ध्यान से देख लीजिए, अच्छे लेवल से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए। अधिछिद्रित, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, पाइप रिंच, पाइप कटर और टैग। ये तो पाइप रिंच है, ये किसी पाइप को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कोई गोल वस्तु है, गोल मटेरियल है, उसको पकड़ने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए हम पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये अधिछिद्र, अधिछिद्र का मतलब होता है ड्रिफ्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये ड्रिफ्ट का प्रयोग होता है। सॉकेट से बर्मा को आसानी से निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पाइप रिंच, पाइप कटर और टैग, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया हमारा। चलिए, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में जवाब देंगे। मैं ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ओके, अब जब भी हमारा नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें आप लोगों को इसमें जवाब देना है कि हथौड़े का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पच्चर होने का, तेल के साथ भिगा हुआ होने का, या फिर कसकर फिट होने का, या ढीला होने का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये हमारा होमवर्क के लिए है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। ओके, चलिए, तब अब हम आज 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल क्वेश्चन 100+ है और 100+ क्वेश्चन को हम हर एक सीरीज़ में 20-20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। केवल 20 क्वेश्चनों का हमारा सीरीज़ होता है, तो इसमें से कम 5 से 6 वीडियो बनेगा और आप लोग हर एक वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए। यहाँ से आपका ये जो विद्युत के सामान्य औजार हैं, इनके क्वेश्चन आपको बहुत आने लगेंगे। करेक्ट, चलिए, तो जो नए विद्यार्थी होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। अब आप लोग का सेशन सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, आज का वीडियो को सेंड कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।